हे वॉरियर्स, बोर्ड एग्जाम वॉरियर में आपका स्वागत है। बोर्ड एग्जाम वॉरियर डेडिकेटेड है बोर्ड एग्जाम के लिए। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, यहाँ पर आप बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। नो मैटर आपने अब तक कितना टॉपिक, कितने चैप्टर पढ़े हैं, बोर्ड एग्जाम वॉरियर आपको रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग लिमिटेड क्वेश्चंस कराएंगे, लिमिटेड टॉपिक कराएगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर हम केवल उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये हमारा चैलेंज है कि हमारी सारी लेक्चर सीरीज देखने के बाद एवरेज बच्चा भी 95% अबव एंड एक बैक बेंचर भी 80% अबव स्कोर करेगा। हमारे लेक्चर इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं कि इसे एक बैक बेंचर भी अगर पढ़े तो बोर्ड एग्जाम में तबाही ला सकता है। इसीलिए वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा, अदरवाइज वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। हे वॉरियर्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने फिजिक्स की क्लास। एंड फिजिक्स की क्लास में हम केवल ऐसे टॉपिक को ही कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हम यहाँ पे इग्नोर करने वाले हैं। ओके, तो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अदरवाइज वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो कंटिन्यू करते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ओके, समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। एक्चुअली आपका जो फर्स्ट चैप्टर है प्लस जो आपका सेकंड चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आते हैं। ओके, तो सवाल आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चैप्टर के इंट्रोडक्शन के लिए ये जरूरी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट मीन्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पर हम रुके हुए चार्जेस की स्टडी करते हैं। ओके, तो उस ब्रांच को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा आता है चार्ज। तो चार्ज होता क्या है, जो एक कहानी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं, एक्चुअली में वो चार्ज होता क्या है। तो समझते हैं चार्ज क्या होता है आपका। तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज आपका किसी मैटर की, तो चार्ज आपका मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच, जिसके कारण इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो मैं इन शॉर्ट में कहूँ तो चार्ज आपका मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन को एक्सपीरियंस करता है। तो आपके पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जिसका एग्जांपल प्रोटॉन है एंड नेगेटिव चार्ज जिसका एग्जांपल आपके पास इलेक्ट्रॉन है। तो किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज कितना होता है, वो आपका होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एंड जो SI यूनिट होती है आपकी चार्ज की, वो आपकी होती है कूलम। ओके, तो ये आपका होता है चार्ज। अब हम देखते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, तो आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो बच्चे प्रॉपर्टीज क्या चार्जेस की, द फर्स्ट वन इज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। यहाँ के पास एक प्रोटॉन है एंड ये भी एक प्रोटॉन है, मीन्स दो पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, इस तरीके से रिपेल करेंगे। अगर यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज होते तो ये दोनों नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ओके, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये अट्रैक्शन एंड रिपल्शन प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की कि सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। आपके पास नेक्स्ट है एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, मीन्स चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, दैट इज टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, दैट इज टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बॉडी। मीन्स किसी बॉडी के अंदर जो चार्ज होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट चार्जेस के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। फॉर आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी में +2 कूलम चार्ज है या -1 कूलम चार्ज है एंड यहाँ के पास +3 कूलम चार्ज है। तो बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना होने वाला है, ये आपने कहा ये आपका होगा 2 कूलम +3 कूलम ±1 कूलम एंड फाइनली यू विल गेट 4 कूलम। तो इसे आप कहते हो चार्जेस की एडिटिव प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को मैं पहले एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। तो बच्चा के पास है दो बॉडी है, बॉडी A एंड बॉडी B। बॉडी A B को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन से कैसे दे सकता है। तो आपने कहा आपको इलेक्ट्रॉन दे सकता है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, बट ये कभी भी इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं देगा 1.1/2 इलेक्ट्रॉन, 0.3 इलेक्ट्रॉन, 4/3 इलेक्ट्रॉन। मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसफर होगा वो ऑलवेज आपका E2E 3E 4E मीन्स हम कह सकते हैं NE की फॉर्म में होने वाला है। एंड यहाँ आपका जो N है यह कोई इंटीजर नंबर होने वाला है। ओके, तो यही आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है जो आपसे कहता है कि चार्जेस जो किसी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं या फिर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं वो आपके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज की फॉर्म में होते हैं। मीन्स Q = NE की फॉर्म में आपके ट्रांसफर होते हैं। इसमें E जो है वो आपका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है एंड आपका नंबर ऑफ चार्ज है।
तो n आपका हो सकता है, n आपका होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड ये आपका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। बच्चा आपके पास एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस टॉपिक के ऊपर कि आप ये बताओ कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, देखते हैं कैसे फाइंड करोगे आप इसको। तो पहले आपने लिखना ऐसे है, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। सो फॉर 1 कूलम चार्ज वी नीड हाउ मच इलेक्ट्रॉन। सिंपली आपने इसको 1 इस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। यू विल गेट 1 over 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन, एंड फाइनली यू विल गेट 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जो 1 कूलम चार्ज होता है वो इतने इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ओके, तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हो कि 1 कूलम चार्ज जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ओके, तो आप कह सकते हो इतने इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलम चार्ज बनाने वाले हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा रहता है, तो 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है इसको एंड ईजिली आप इसको कर पाओगे उसके बाद। ओके, बच्चों आपकी एक प्रॉपर्टी और है इसमें, इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। इसका मतलब है चार्ज इज इनवेरिएबल इन नेचर, मीन्स द चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मीन्स आपके पास एक ये बॉडी है, इस बॉडी में 5 कूलम चार्ज है एंड ये बॉडी इस समय रेस्ट पे है एंड ये बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है। ओके, तो क्या अभी भी इसके अंदर 5 कूलम चार्ज होगा या चार्ज में चेंज आएगा, या इसके अंदर 5 का 6 हो जाएगा, या फिर इसके अंदर 4 हो जाएगा, क्या हो सकता है, कोई आइडिया? तो आपने ध्यान रखना है, चाहे बॉडी की स्टेट कुछ भी हो, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, बॉडी के अंदर जो चार्ज होते हैं वो इनवेरिएबल होते हैं, मीन्स वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं। दैट इज द इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। तो अपने इस बात को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंपली 1 मार्क्स में आपके पास एमसीक्यू में आ सकता है ये कि डज द चार्ज डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ओके, सो इसका आंसर होने वाला है नो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन चार्ज आपसे कहता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ओके, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट आपसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि इफ अ बॉडी हैज एक्सेस इलेक्ट्रॉन इट हैज अ नेगेटिव चार्ज एंड इफ अ बॉडी हैज एक्सेस प्रोटॉन इट हैज पॉजिटिव चार्ज। कोई बॉडी है, उस पास अगर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होने वाला है, एंड किसी बॉडी के पास अगर एक्सेस में प्रोटॉन होंगे उसके पास आपका पॉजिटिव चार्ज होने वाला है। आप एग्जांपल देखते हैं एक, तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पास एक बॉडी है एंड इस बॉडी के पास 100 प्रोटॉन एंड 101 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने कहा इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से ज़्यादा है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा? आपने कहा 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास -1 चार्ज आने वाला है। ये एक अनदर बॉडी है, इसके पास 101 प्रोटॉन एंड 100 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने कहा इसके पास जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है? 1 ज़्यादा, इसके पास 1 पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। ओके, तो इस तरीके से किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आता है, वो डिपेंड करता है उसके अंदर प्रोटॉन एक्सिस में या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सिस में, एंड वही डिसाइड करते हैं बॉडी के ऊपर आपका कैसा चार्ज आना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज। बच्चा आप किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हो? अगर आपको 2 बॉडीज आपके पास गिवन है तो किन किन मेथड्स को चार्ज कर सकते हो? द फर्स्ट वन इज बाय रबिंग एंड फ्रिक्शन। आपके पास एक बॉडी है ए एंड एक बॉडी आपके पास है बी। ओके, इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आप जब आप बाल बनाते हो एंड आपके बाल अगर ड्राई हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि आपकी जो कॉम्ब होती है उसके कॉम्ब के पास अगर आप छोटे छोटे पीसेस लेके आओ पेपर के, तो वो उन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने जब अपने कंघे को अपने बालों में लगाया था तो आपने रब किया था उन दोनों को, एंड जिसके कारण आपके कंघे के ऊपर कुछ चार्ज आ चुका है। एंड अब जब आप पेपर को उसके पास लेके आते हो तो पेपर के पास अपने आप ही चार्ज इंड्यूस होता है, एंड जिसके कारण ये कॉम्ब जो है उन पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो दैट इज चार्जिंग बॉडीज बाय रबिंग एंड बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट वन इज चार्जिंग बाय टच। आपके पास एक ग्लास रॉड है, उस ग्लास रॉड को आपने वुल के साथ रब किया एंड इस ग्लास रॉड में कुछ चार्ज आ गया। ओके, एंड आपके पास एक मेटल का स्पेयर है, इसको आपने एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर खड़ा किया हुआ है, एंड जैसे ही आप इस ग्लास रॉड को इसके पास लेके आओगे सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा इसकी सरफेस पे। ओके, तो इस तरीके से आप टच करके किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। ओके, द नेक्स्ट वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आपने आप पे ग्लास रॉड को टच किया था तब जाके आपका मेटल स्पेयर जो है वो
चार्ज हो गया था। अब अगर मैं इसके नियर बाय एक और यहाँ पर एक मेटल स्पेयर रख देता हूँ, इसको मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है, तो क्या होगा देखो बच्चों, ये का पॉजिटिव साइड है वो इस साइड को नेगेटिवली चार्ज कर देगा, यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहेंगे, एंड जितने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे उतने इस साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के नियर बाय लेके आया और आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपकी अनचार्ज बॉडी चार्ज में कन्वर्ट हो गई है। ओके, तो इसे आप कहते हो चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इस तरीके से आप किन्हीं दो बॉडीज को चार्ज कर सकते हो। ओके, तो आपके पास कुछ मेथड है जहां से आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट आपके पास है कूलम्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है ये, चैप्टर फर्स्ट से, ये 2019, 14, 11 में आ चुका है। ओके, तो चांसेस है कि ये आपका अगेन आ सकता है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया था, तो मैंने आपसे कहा था कि जो चार्ज होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की प्रॉपर्टी। अगर सिमिलर चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड अगर ऑपोजिट चार्ज होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो ये किस फोर्स के साथ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फिर कितने फोर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये हम कौन बताता है, यह बताता है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ कहता है जो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन और रिपल्शन का, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड जो इनके बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम कह सकते हैं आपका जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन चार्ज Q1 एंड Q2 का। सपोज आपका चार्ज Q1 है, आपका चार्ज Q2 है। ओके, तो आपकी जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो इनके प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड जो आपकी फोर्स होगी वो इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। एंड अगर आप इन्हें कंबाइन करते हो तो आपको मिलता है F इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, एंड क्या आपका कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू आपकी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। बच्चों ध्यान देना आपने, जो आपका एप्सिलॉन नॉट है ये आपका परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस का। ओके, बच्चों ये आपका एप्सिलॉन नॉट आपका होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो देखते हैं कूलम्स लॉ क्या कहता है आपसे कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them and acts along the line joining their centers। okay, तो आपकी जो फोर्स एक्ट होगी वो उस लाइन के अलॉन्ग होने वाली है जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। मींस आपने कहा ये जो लाइन है इनको ज्वाइन कर रही है, तो अगर ये रिपेल कर रहे होंगे तो इस लाइन के अबाउट ही कर रहे होंगे इस डायरेक्शन में, ये रिपेल भी ऐसे ही कर रहे होंगे। ओके, एंड अगर ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो वो भी इसी लाइन के अबाउट करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल दो चार्जेस ये थे तो ये अट्रैक्ट करेंगे इस लाइन के अबाउट, एंड अगर रिपेल करेंगे तो भी वो इसी लाइन के अबाउट करने वाले हैं। दैट इज योर कूलम्स लॉ। ओके, तो बच्चों ध्यान देना, आपके पास अगर कोई भी लॉ कोई भी डेफिनेशन अगर आती है एग्जाम में तो आपने कोई डायग्राम है तो आपने डायग्राम भी ड्रॉ करना है उसका, एंड सेकंड वन अगर कोई फॉर्मूला है तो आपने उसके लिए उस फॉर्मूले को भी लिखना है, एंड अगर ऐसा यूनिट है तो आपने ऐसा यूनिट भी उसकी लिखनी है। ओके, ये एक सही फॉर्मेट होता है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, जहाँ पे आपके पास बेसिकली डेफिनेशन या फिर कोई लॉ पूछा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो यहाँ आपके पास एक कोई Q1 चार्ज है, आपके पास Q2 चार्ज एंड दिस इज योर Q3 चार्ज। तो अगर मैं Q1 चार्ज के बारे में बात करता हूँ तो आपने कहा Q1 चार्ज के ऊपर Q2 भी फोर्स लगा रहा होगा एंड Q3 भी फोर्स लगा रहा होगा। सिमिलरली Q2 चार्ज के ऊपर Q1 भी फोर्स लगा रहा होगा एंड Q3 भी फोर्स लगा रहा होगा। Q3 चार्ज के ऊपर Q2 भी फोर्स लगा रहा होगा एंड Q1 भी फोर्स लगा रहा होगा। तो अगर मैं Q1 की बात करता हूँ तो आपने कहा Q1, अगर मैं Q1 के ऊपर बात करता हूँ तो आपने कहा यहाँ पर, तो अगर मैं Q1 की बात करता हूँ तो आपने कहा Q2 इसके ऊपर, अगर इन सभी का चार्ज पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव चार्ज हैं, तो आपने कहा Q2 जो होगा Q1 को रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। ओके, अगर बात करता हूँ Q3 की तो आपने Q3 जो होगा वो भी आपके Q1 को रिपेल कर रहा हो क्योंकि सबका सब पॉजिटिव है। ओके, तो इसको मैं कहता हूं F12, इसको मैं कहता हूं F13, मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ओके, तो आपको जिसके बाद नेट फोर्स मिलेगी वो आपको मिलेगी इन दोनों के वेक्टर सम से मिलने वाली है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल चार्जेस बीच फोर्स को फाइंड कर सकते हो। तो ये जो आपने प्रिंसिपल यूज किया इसको फाइंड करने के लिए, प्रिंसिपल यूज किया यहाँ पे Q1 चार्ज के ऊपर नेट फोर्स फाइंड करने के लिए, इसे आप कहते हो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आई थिंक आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, बट नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है।
तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपसे कहता है कि इस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो इन अदर टू चार्जेस के इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल लग रहा होगा। तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन आपको दो चीज़ों के बारे में बताता है, कहता है नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। तो ये आपसे कहता है कि किसी चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो अदर चार्जेस के फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होने वाला है। और नेक्स्ट आपसे कहता है कि जो इंडिविजुअल फोर्स होगी दो चार्जेस बीच में, वो उनके इफेक्ट को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। मीन्स ये दोनों आपस में रिपेल या अट्रैक्ट कर रहे हो तो हम इनको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। हम इसकी बात करेंगे तो ओके, हम केवल उनकी बात करेंगे जो सभी चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं हम उसके ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर डायग्राम गिवन है तो सेम इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपको फाइंड करनी है कि Q1 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू Q1 Q2। तो ये आपसे कहता है F12 इज इक्वल टू Q1 Q2 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड Q1 एंड Q2 की डिस्टेंस आपकी क्या है R12, सो यू कैन राइट R12 का स्क्वायर ओके, एंड डायरेक्शन क्या होगी इसकी R12 गैप प्लस ये आपको मिल गया F12 की वैल्यू मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली आपने फाइंड करना है F13 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, यू विल गेट Q1 Q3 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 का स्क्वायर R13 गैप ओके। आपको जो नेट फोर्स मिला क्या मिलेगा, आपको मिलने वाला है वो F इज इक्वल टू F12 प्लस F13। सिंपली आपने इन दोनों को ऐड कर देना, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलने वाली है Q1 के ऊपर नेट फोर्स ड्यू टू Q2 एंड Q3 ओके। तो इस तरीके से आप फाइंड करते हो फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस ओके बच्चों।